प्यारे बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। और आप हमारे साथ देख रहे हैं बायोलॉजी बहुविकल्पी प्रश्न की सीरीज़ में। आज ये 22वां लेक्चर है। इसमें आज हम लोग 131 क्वेश्चंस देखेंगे। पूरे के पूरे 40 मिनट का लेक्चर होगा और इसमें हम लोग मानव शरीर क्रिया विज्ञान टॉपिक से जुड़े हुए सारे प्रश्न देखने वाले हैं। और ये सब आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे शेयर करते रहिए। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और जिन बच्चों ने अब तक टेस्ट सीरीज़ को नहीं ज्वाइन किया है बच्चों, ICAR, यूपी कैडेट और BHU के लिए, वो हमारी टेस्ट सीरीज़ को जरूर ज्वाइन करें। यहाँ पर आपको नंबर दिया गया है 92 35 12 60 64। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट ने टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर ली है, तो आप भी जल्दी से जल्दी टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करिए। और जैसा कि आप सबको पता है, इसमें टोटल 25 लेक्चर आने वाले हैं और ये आज इसका 22वां लेक्चर है। आपको जल्दी जल्दी ये लेक्चर मिलेंगे। 25 लेक्चर आपके कंप्लीट कराए जाएंगे। इसके बाद जैसे ये 25 लेक्चर हो जाएगा, फिर आपकी एग्रीकल्चर की सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। तो रोज़ आपको शाम को 7 बजे आना है लाइव। इसके अलावा कल सुबह 9:15 बजे 9:15 पर आपको तिवारी सर पढ़ाएंगे फिजिक्स के कुछ लेक्चर्स। तो कल सुबह 9:15 बजे देखना मत भूलिएगा। आप सबको कल सुबह 9:15 बजे भी क्लास लेनी है। 9:15 पर आज रात तक सारी की सारी क्लासें जो है वो अपडेट हो जाएंगी। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। ये जो टॉपिक है मानव शरीर क्रिया विज्ञान, इसमें टोटल 230 262 लगभग क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो इन्हें हम 2 पार्ट में करेंगे, इस 22वें लेक्चर में और 23वें लेक्चर में। ठीक है, चलिए ख्याल रखिए अपना, पढ़ते रहिए। देखिए आज चलिए शुरू करते हैं। तो टॉपिक आपको पता है मानव शरीर क्रिया विज्ञान। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखेंगे क्या है। पहला क्वेश्चन है इसका, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। तो मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, तो आपको पता है 206 हड्डियां होती हैं मनुष्य में। दूसरा क्वेश्चन है, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है। जब कोई नवजात मतलब छोटा बच्चा होता है तो उसके शरीर की हड्डियां लगभग टोटल कितनी होती हैं, तो जो लगभग होती हैं वो 300 होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका तीसरा, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं दोस्तों, 8 अस्थियां होती हैं मनुष्य की खोपड़ी में। ठीक है, 8 अस्थियां होती हैं। जब मैं NCERT के टॉपिक कराऊंगा ना, तो ये जो क्वेश्चन आप कर रहे हो अभी, ये वहाँ रिपीट भी होंगे। और उसमें क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, क्या नहीं होती हैं, किस चैप्टर से कौन सी चीज़ें याद रखने लायक हैं, कौन सी नहीं हैं, वो आप उसे पढ़ाते टाइम वहीं पे नोट्स बनाइएगा। उसकी सारी बातें मैं आपको चैप्टर स्टार्ट करने से पहले या कोर्स स्टार्ट करने से पहले एक वीडियो बनाकर उसमें समझा दूंगा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। मनुष्य के शरीर में पसलियों के 12 जोड़े होते हैं। ठीक है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के 12 जोड़े होते हैं, 12 जोड़ी पसलियां होती हैं। पांचवा क्वेश्चन है आपका, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है जबड़े में। शरीर की सर्वाधिक प्रबल जो अस्थि होती है वो कहाँ होती है, जबड़े में होती है। अगला क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, स्टेपिस। स्टेपिस जो कि कान में होती है, आपको पता है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। ठीक है, अगला है आपका, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी आपको पता है फीमर होती है जांघ में, फीमर हड्डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, निम्नलिखित में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है। कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है, तो इसका आंसर जो है आपका ह्यूमरस। ठीक है, ह्यूमरस जो है वो पैर की हड्डी नहीं है। फीमर भी पैर की है, फिबुला भी है और टिबिया भी पैर की हड्डी है। ठीक है, तो यहाँ पर ह्यूमरस जो है वो पैर की हड्डी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है। ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है, तो इसका आंसर है आपका ऊपरी भुजाओ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है, ठोस होती है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी ठोस होती है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है, तो इसका आंसर है आपका टांग में। ठीक है, अभी ऊपर बताया है मैंने सारी चीज़ें। टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है, टांग में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है, तो इसका आंसर है आपका जांघ। ठीक है, जांघ की हड्डी जो होती है वो सबसे लंबी होती है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व हैं। दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व जो हैं वो हैं कौन से, कैल्शियम व फास्फोरस। ठीक है, कैल्शियम व फास्फोरस जो है वो दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व हैं। अगला क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां कमजोर क्यों हो जाती हैं। वृद्धावस्था में यानी कि बुढ़ापे में
मनुष्य की हड्डियां जो हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं कैल्शियम की कमी के कारण। इसीलिए कई बुजुर्ग लोग जो होते हैं वो कैल्शियम के कैप्सूल्स या फिर गोलियां हफ्ते में एक बार लेते हैं, है ना। तो इसका आंसर क्या है, कैल्शियम की कमी के कारण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है। अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है। तो अस्थि में कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट जो है वो लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है अस्थि में, ठीक है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपका है, अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है। अस्थियों एवं पेशियों को आपस में कौन जोड़ता है, टेंडन, ठीक है। अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है टेंडन। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। तो इसका आंसर है 20, ठीक है। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं, तो 20 दांत जो ऐसे होते हैं जो कि 2 बार विकसित होते हैं, ठीक। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। इसका आंसर है आपका छोटी आंत, ठीक है, छोटी आंत में। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है। तो इसका आंसर है आपका मुख में, ठीक है। मनुष्य की पाचन क्रिया मुख से ही प्रारंभ हो जाती है, ठीक। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है। मानव की पाचन नली जो होती है वो लगभग कितने फीट लंबी होती है। तो इसका आंसर है आपका 32, ठीक है, 32 फीट लंबी होती है, 32 फीट लंबी होती है पाचन नली। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, मुख में मंड का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है। मुख में मंड का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है। मुख में मंड का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर है आपका टाइलिन के द्वारा, ठीक है। टाइलिन के द्वारा मंड का शर्करा में पाचन होता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है कौन। इनमें से यकृत, पित्ताशय, कार्निया और आंत में से जो कार्निया है ये पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। आपको पता है कार्निया कहाँ होता है, आंखों में होता है, ठीक है। आगे देखिए पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है कार्निया। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 23 आपका, शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं क्योंकि, शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं क्योंकि ये जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक हैं। क्योंकि ये जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक हैं, ठीक है, क्योंकि ये जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है, रेनिन, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जो दुग्ध प्रोटीन होता है उसे पचाने वाला एंजाइम जो होता है वो रेनिन नाम का एंजाइम होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 25, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं। तो इसका आंसर है आपका छोटी आंत से, ठीक है, छोटी आंत से अवशोषित किए जाते हैं। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में छोटी आंत से अवशोषित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 26 क्वेश्चन आपका, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। इसका आंसर है आपका टाइलिन, ठीक है, लार में टाइलिन पाया जाता है, ठीक। और अभी एक क्वेश्चन आया था 21 क्वेश्चन जो आपका था ऊपर, उसमें क्या था, मुख में मंड का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है। तो टाइलिन लिखा हुआ था ना, टाइलिन एंजाइम होता है वो लार में पाया जाता है, उसके द्वारा होता है मंड का शर्करा में पाचन। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर है आपका एंजाइम, एंजाइम, ओके। पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है, एंजाइम की। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 28, जो कि लार किसके पाचन में सहायक होती है। लार किसके पाचन में सहायक होती है। इसका आंसर है आपका स्टार्च के, ठीक है, स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, मानव के आमाशय में अम्ल X उत्पन्न होता है। मानव के आमाशय में अम्ल X उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। जो भोजन के पाचन में सहायता करता है वो कौन सा अम्ल है जो कि भोजन के पाचन में सहायता करता है।
तो आपका आंसर है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है मानव के आमाशय में होता है। ठीक है, मानव के आमाशय में उत्पन्न होता है। और दूसरी बात कौन सी, जो भोजन के पाचन में सहायक होता है। ठीक, पहली बात की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आमाशय में उत्पन्न होता है, आमाशय में उत्पन्न होता है और भोजन के पाचन में सहायक होता है। ये दूसरी बात, एक क्वेश्चन से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं कई बार। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िएगा, 2 से 3 बार रिवाइज करिएगा, तभी याद होंगी चीज़ें। एक बार में आप कोई चीज़ सोचिए कि आपको याद हो जाए तो वो नहीं याद होगी। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? तो इसका आंसर है आपका छोटी आंत में। ठीक है, छोटी आंत में। मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? छोटी आंत में होता है सर्वाधिक। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? क्वेश्चन नंबर 31 है आपका, प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो प्रोटीन का पाचन जो है वो उदर से प्रारंभ होता है। ठीक है, प्रोटीन का पाचन उदर से प्रारंभ होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? आमाशय द्वारा स्रावित रस भोजन को आसानी से पचा देते हैं। आमाशय द्वारा स्रावित रस भोजन को आसानी से पचा लेते हैं, लेकिन आमाशय स्वयं इन पाचक रसों से अप्रभावित रहता है, क्योंकि क्वेश्चन फिर से देखिए एक बार, आमाशय द्वारा स्रावित रस भोजन को आसानी से पचा लेते हैं, लेकिन आमाशय स्वयं इन पाचक रसों से अप्रभावित रहता है, क्योंकि इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है आपका आमाशय, क्योंकि आमाशय की दीवार श्लेष्मा के द्वारा सुरक्षित रहती है। ठीक है, आमाशय द्वारा स्रावित रस भोजन को आसानी से पचा लेते हैं, लेकिन आमाशय स्वयं इन पाचक रसों से अप्रभावित रहता है, क्योंकि आमाशय की दीवार श्लेष्मा के द्वारा सुरक्षित रहती है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? तो इसका आंसर है आपका यकृत। ठीक है, यकृत ऐसा करता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? पेप्सिन है एक, तो पेप्सिन एक तरह का एंजाइम होता है। ठीक है, पेप्सिन एक एंजाइम होता है। यह क्या करता है? पेप्सिन क्या कार्य करता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो पेप्सिन जो होता है यह प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदलता है। ठीक है, पेप्सिन क्या करता है? पेप्सिन प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदलता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36 क्या है? पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? इसका आंसर है आपका एमिनो अम्ल। ठीक है, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो किस में बदलते हैं? अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। प्रोटीन अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 37, प्रोटीन किस में बदलता है? अमीनो अम्ल में। क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, याद रखिएगा, रिपीट होंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए क्या है? निम्नलिखित में से वह कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो इसका आंसर है आपका यकृत। ठीक है, इसका आंसर क्या है आपका? यकृत। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 38 क्या है? क्वेश्चन नंबर 38 है आपका, पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो इसका आंसर है आपका यकृत। ठीक है, पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? यकृत के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है आपका, पित्त जमा होता है पित्ताशय में। पित्त जमा होता है पित्ताशय में। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 40 क्या है? पित्त का प्रमुख कार्य है। पित्त का प्रमुख कार्य है, कौन सा है पित्त का प्रमुख कार्य? वसा का पायसीकरण या इम्लिशीकरण। ठीक है, पित्त का प्रमुख कार्य होता है वसा का पायसीकरण। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है आपका, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया? तो विलियम हार्वे ने सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था। अगला देखिए क्वेश्चन 42 क्या है? पेसमेकर का संबंध किससे है? पेसमेकर का संबंध हृदय से होता है। ठीक है, पेसमेकर का संबंध हृदय से होता है। और अगर पूछे इसका कार्य क्या होता है, तो इसका कार्य होता है दिल की धड़कन
आरंभ करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर अगला है 43 क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है 43। पेसमेकर का कार्य क्या है? तो पेसमेकर का कार्य है दिल की धड़कन प्रारंभ करना। ठीक है, दिल की धड़कन का प्रारंभ करना। गति प्रेरक किससे संबंधित है? तो गति प्रेरक हृदय से संबंधित है। ठीक है, गति प्रेरक हृदय से संबंधित है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 45 क्या है? निम्नलिखित में से किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं? निम्नलिखित में से किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं? तो इसका आंसर है आपका धमनी। ठीक है, इसका आंसर है आपका धमनी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 46 क्या है? सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? सोते समय रक्तदाब जो है वो आपका घटता है। ठीक है, सोते समय रक्तदाब घटता है। अगला क्वेश्चन है 47 क्वेश्चन। रुधिर दबाव मापक यंत्र है स्फिग्नोमीटर। ठीक है, स्फिग्नोमीटर जो है वो रुधिर ब्लड प्रेशर मापक यंत्र है, यानी कि स्फिग्नोमीटर से क्या नापते हैं? ब्लड प्रेशर जो है वो नापा जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है आपका जार्विक 7 है। जार्विक 7 क्या है? तो जार्विक 7 एक तरह का कृत्रिम हृदय है। ठीक है, एक तरह का कृत्रिम हृदय है। ठीक, आगे देखिए लव डव ध्वनि किस क्रिया के कारण उत्पन्न होती है? लव डव एक प्रकार की ध्वनि, ऐसे आवाज़ होती है लव डव, है ना। तो ये ध्वनि जो है वो किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है? तो यह ध्वनि जो है वो हृदय की क्रिया के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है, हृदय की क्रिया के कारण उत्पन्न होती है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 50 क्या है? क्वेश्चन नंबर 50 है आपका मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? तो इसका जो आंसर है आपका वो ऑप्शन डी, यानी कि 0.8 सेकेंड लगते हैं। कितना समय लगता है? 0.8 सेकेंड लगता है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 51 क्या है? क्वेश्चन नंबर 51 है आपका स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन होता है। स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन सभी को पता है कितनी बार होता है? 72 बार, 72। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 52। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। ठीक है, मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। आगे देखिए नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? इसका आंसर क्या है? नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? तो इसका आंसर है आपका धमनी से। ठीक है, नाड़ी दर धमनी से मापी जाती है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 54 क्या है? एक किशोर वय मनुष्य में सामान्य रक्तदाब कितना होता है? मतलब एक स्वस्थ मनुष्य में, जो नौजवान है, उसमें रक्तदाब कितना होता है? तो इसे 120/80 mmHg होता है। ठीक है, 120/80 होता है रक्तदाब। और रक्तदाब मापते किससे हैं? स्फिग्नोमीटर से। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 55 क्या है? दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप जाहिर सी बात है बढ़ जाएगा। ठीक है, मनुष्य का रक्तचाप दौड़ लगाते टाइम बढ़ जाता है। ठीक है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 56 क्या है? क्वेश्चन नंबर 56 है आपका सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है? सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग जो कहा जाता है वो 2 अरब बार धड़कता है। ठीक है, 2 अरब बार धड़कता है। अगला क्वेश्चन है आपका 57। मानव शरीर में हृदय का कार्य है। मानव शरीर में हृदय का क्या कार्य है? पंपिंग स्टेशन की तरह। मानव शरीर में हृदय एक पंपिंग स्टेशन की तरह कार्य करता है। ठीक है, पंपिंग स्टेशन की तरह कार्य करता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 58 क्या है? शरीर की विशालतम धमनी है। शरीर की विशालतम धमनी है। शरीर की विशालतम धमनी कौन सी है? तो इसका आंसर है आपका एओर्टा। ठीक है, एओर्टा। एओर्टा जो है वो शरीर की विशालतम धमनी है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 59 क्या है? क्वेश्चन नंबर 59 है आपका स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? तो इसका आंसर है आपका शरीर के वजन का 7%। ठीक है, शरीर के वजन का 7% जो है वो
स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा होती है। ठीक है, उसके वजन का 7% जो है वो उसके शरीर में रक्त होता है। आगे देखिए, एक वयस्क में रक्त का औसतन आयतन कितना होता है? एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन कितना होता है? तो 3 से 6 लीटर जो है वो कम से कम औसत आयतन, जो अगर उसके आयतन की बात की जाए कितना होता है, लगभग कम से कम कितना होता है, तो वो 5 से 6 लीटर होता है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 61 क्या है? क्वेश्चन नंबर 61 है आपका, मानव रुधिर का पीएच है। मानव रुधिर का पीएच कितना है? 7.4। ठीक है, पीएच मान स्पेशल टाइप के जो हम वीडियो करा रहे हैं उसमें भी आपको बता देंगे सारा, दूध का और कई चीज़ों का पीएच मान इंपॉर्टेंट होता है, वो आता है एग्ज़ाम में। ठीक है, मानव रुधिर का पीएच जो है वो 7.4 है। ठीक है, आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 है आपका, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य यानी कि ब्लड बैंक का कार्य करता है तिल्ली या प्लीहा? तिल्ली या प्लीहा रुधिर बैंक का कार्य करते हैं। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 है आपका, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? 63 क्वेश्चन जो है, 63 क्वेश्चन है आपका, मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? तो इसका जो आंसर है वो 91 से 92%। ठीक है, मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा में 91 से 92% की भिन्नता होती है। ठीक है, आगे देखेंगे, मैंने 65 क्वेश्चन पढ़ दिया था गलती से, तो अगला देखिए 64 क्वेश्चन, रक्त में पाई जाने वाली धातु है। रक्त में पाई जाने वाली धातु है कौन सी? लोहा। ठीक है, रक्त में लोहा पाया जाता है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 65 क्या है? लोहा मतलब ठोस में मत समझ लीजिएगा, रक्त में लोहा कैसे पाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 65 क्वेश्चन, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो आपको पता है फेफड़े में भी रक्त का शुद्धिकरण होता है, यकृत में भी होता है, किडनी में भी होता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो ये सभी, यानी कि रक्त का शुद्धिकरण फेफड़े में, यकृत में और किडनी में, इन सभी जगह होता है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 66 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर है आपका, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। अगला क्वेश्चन है आपका 67 क्वेश्चन, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। ठीक है, डायलिसिस कहते हैं खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को। अगला क्वेश्चन है आपका 68 क्वेश्चन, इससे पहले 67 क्वेश्चन था, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 68, रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? तो रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। आपको पता है रक्त का लाल रंग जो है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, हीमोग्लोबिन में होता है, हीमोग्लोबिन में लोहा होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन में लोहा होता है। अगला क्वेश्चन है आपका 70 क्वेश्चन, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो हीमोग्लोबिन का काम क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। ठीक है, हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है 71, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो हीमोग्लोबिन आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक है। ठीक है, हीमोग्लोबिन आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 72 क्या है, कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती हैं? कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती हैं? यानी कि कौन सी रक्त ऐसी होती हैं, कौन सी वाहिकाएं रक्त ऐसी होती हैं जो साफ रक्त को फेफड़ों से हृदय की ओर लेकर जाती हैं? तो इसका जो आंसर है आपका वो है फुफ्फुस सिरा। ठीक है, ऑप्शन डी जो है फुफ्फुस सिराएं जो होती हैं वो साफ रक्त फेफड़ों से हृदय की ओर लेकर जाती हैं। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 73 क्या है? क्वेश्चन नंबर 73 है आपका, निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो इसका आंसर है आपका लोहित कोशिकाएं। ठीक है, जो लोहित कोशिकाएं होती हैं ये
रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाती हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 है आपका, किसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है। किसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता है। तो इसका आंसर है आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या, हेपेरिन। ठीक है, हेपेरिन के मौजूदगी के कारण शरीर के अंदर भीतर रक्त नहीं जमता है, हेपेरिन के कारण। अगला क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है। मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है कौन सा, प्लीहा। प्लीहा को मानव शरीर का रक्त बैंक या ब्लड बैंक कहा जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 76 क्या है। क्वेश्चन नंबर 76 है आपका, रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है। रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है। तो इसका आंसर है आपका लिम्फोसाइट। ठीक है, लिम्फोसाइट। रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है, तो लिम्फोसाइट के द्वारा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 77 क्या है, लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती हैं। लाल रक्त कणिकाएं इरिथ्रोसाइट्स के नाम से जानी जाती हैं। ठीक है, इरिथ्रोसाइट्स के नाम से जानी जाती हैं। ठीक है, ये कहाँ उत्पन्न होती हैं अगर पूछा जाए। अगला क्वेश्चन है आपका, लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होते हैं। तो ये लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी यानी कि कहाँ उत्पन्न होते हैं, तो इसका आंसर है आपका अस्थि मज्जा में। ठीक है, अस्थि मज्जा में आरबीसी सेल्स बनती हैं या उत्पन्न होती हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 जो है आपका, आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। 79 क्वेश्चन है आपका, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, प्लीहा को। ठीक है, प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 है आपका, मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है। ग्रुप डी का क्वेश्चन है ये, पिछले टाइम में भी जो एग्जाम हुआ है उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। तो इसका जीवन काल होता है 120 दिन। 120 दिन आरबीसी सेल्स का जीवन काल होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 81 क्या है, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है। तो इसका आंसर है आपका आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, पर क्वेश्चन था, क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 82 क्या है। क्वेश्चन नंबर 82 है आपका, लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है। तो वही क्वेश्चन है, सेम, अस्थि मज्जा के द्वारा होता है। अस्थि मज्जा के द्वारा होता है, अस्थि मज्जा में होता है, सेम है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 83, उच्च उच्चांश पर मानव शरीर में आरबीसी तो इसका क्या है, की संख्या बढ़ेगी। ठीक है, उच्च उच्चांश पर मानव शरीर में आरबीसी की संख्या बढ़ेगी। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 84 क्या है। क्वेश्चन नंबर 84 है आपका, सफ़ेद रक्त कण का मुख्य कार्य है। अभी तक आरबीसी की बात कर रहा था, अब डब्ल्यूबीसी की बात कर रहा है। ठीक है, सफ़ेद रक्त कण का मुख्य कार्य है, सफ़ेद रक्त कण का मुख्य कार्य है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। क्या है कार्य मुख्य, रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर है आपका 85। क्या क्वेश्चन है देखिए, मनुष्य के रक्त में जो श्वेत रुधिर कणिकाएं हैं, मनुष्य के रक्त में जो श्वेत रुधिर कणिकाएं हैं, इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, मनुष्य के रक्त में श्वेत रुधिर कणिकाओं की कौन सी किस्म अधिक होती है। कौन सी किस्म अधिक होती है। ठीक है, कौन सी किस्म अधिक होती है। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स पूछ रहा है, मनुष्य के रक्त में श्वेत रुधिर कणिकाओं में की कौन सी किस्म अधिक होती है, न्यूट्रोफिल्स की किस्म अधिक होती है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 86 क्या है, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रक्रिया कौन प्रारंभ करता है। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया पहले कौन प्रारंभ करता है, आरबीसी या डब्ल्यूबीसी। तो इसका आंसर है आपका डब्ल्यूबीसी। ठीक है, डब्ल्यूबीसी पहले प्रतिक्रिया प्रारंभ करता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 87 क्या है। क्वेश्चन नंबर 87 है आपका, रक्त समूह ब्लड ग्रुप की खोजकर्ता कौन है।
रक्त समूह की खोज किसने की? आपको पता है किसने की? लैंड स्टीनर ने। ब्लड ग्रुप्स की खोज लैंड स्टीनर ने की। ठीक है। आरएच फैक्टर का पता लगाया, आरएच फैक्टर का पता किसने लगाया? इसका आंसर है आपका लैंड स्टीनर एवं विनेयन ने। ठीक है। आरएच फैक्टर का पता लैंड स्टीनर तथा विनेयन ने लगाया था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 89 क्या है? किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती? किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है? तो इसका आंसर है आपका ए बी। ठीक है। ए बी में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 90 क्या है? किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती हैं? किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती हैं? दोनों एंटीबॉडी पाई जाती हैं, तो इसका आंसर है आपका ओ। ठीक है। ओ ब्लड ग्रुप जो है वो, उसमें दोनों एंटीबॉडी पाई जाती हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग क्वेश्चन नंबर 91, क्वेश्चन नंबर 91, हाँ क्वेश्चन नंबर 90 हो गया। किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती हैं? तो ओ में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91 देखेंगे क्या है? किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है? किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता? इसका भी आंसर क्या है? ओ। ओ में ना कोई एंटीबॉडी पाई जाती है और ना कोई एंटीजन पाया जाता है। ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 92। एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो, एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो कि प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 93 क्या है? क्वेश्चन नंबर 93 है आपका, एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? तो इसका आंसर है आपका संक्रमण के विरुद्ध होता है। एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके द्वारा किसके विरुद्ध होता है? संक्रमण के विरुद्ध होता है। ठीक है। आरएच फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? आरएच फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? तो आरएच फैक्टर का नाम बंदर से संबंधित है। ठीक है। बंदर से संबंधित है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 95 क्या है? क्वेश्चन नंबर 95 है आपका, अरस्ट तत्व के अनुसार कौन सी जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है? कौन सी जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है? तो इसका जो आंसर है वो क्या है? RH प्लस पुरुष तथा RH माइनस महिला। ठीक है। RH प्लस पुरुष तथा RH माइनस महिला विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 96 क्या है? क्वेश्चन नंबर 96 है आपका, संतानों की भ्रूणीय अवस्था में माता के गर्भाशय के अंदर ही रक्त का थक्का बनने से मृत्यु हो जाती है। इस रोग को इरिथ्रोब्लास्टिस फिलेटिस कहा जाता है। इस रोग को इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिलेटिस कहा जाता है। इसका क्या कारण है? ठीक है। भ्रूणीय अवस्था में माता के गर्भाशय के अंदर रक्त का थक्का बनने से मृत्यु होती है। इस रोग को इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस कहा जाता है। इसका कारण क्या है? इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है पिता का RH प्लस तथा माता का RH माइनस का होना। ठीक है। पिता का RH प्लस तथा माता का RH माइनस का होना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 97 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक गहता रखता है? निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक गहता रखता है? तो इसका आंसर है आपका AB। ठीक है। AB। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 98 क्या है? क्वेश्चन नंबर 98 है आपका, AB रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को सार्वत्रिक अदाता कहा जाता है क्योंकि AB रक्त वाले वर्ग को सार्वत्रिक अदाता कहा जाता है क्योंकि उसके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है। ठीक है। क्योंकि उसके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 है आपका, मानव रक्तदान के लिए कौन सी रक्त समूह सार्वत्रिक दाता यूनिवर्सल डोनर होता है? यूनिवर्सल डोनर की बात करें तो जो O समूह होता है, O समूह को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। मानव रक्तदान के कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक दाता, मतलब किसी को भी रक्त दे सकता है। ठीक है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 है आपका, रक्त समूह O वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्तियों से रक्त ले सकता है? O वाला व्यक्ति केवल O से ही ले सकता है। ठीक है। O वाला व्यक्ति सिर्फ O से ही रक्त ले सकता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 101, जिसे मैं बोलूँगा 1। ठीक है। ये अब आज इसमें 131 क्वेश्चन कराएंगे टोटल।
ठीक है, बाकी 131 और बचेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर देंगे इस टॉपिक के, जो भी जितने भी कंप्लीट है 262 क्वेश्चन। ओके, आइए अगला देखिए, 1 क्वेश्चन देखिए पहला। यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का रक्त वर्ग ओ हो, तो बताइए कि उनके पुत्र का रक्त वर्ग कौन सा हो सकता है। पिता का ए है और माता का ओ है, तो बताइए पुत्र का कौन सा हो सकता है। तो इसका जो आंसर है वो है आपका ओ, ठीक है, ओ हो सकता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। कोई भी प्रकार के रुधिर वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किस प्रकार के रुधिर वाले व्यक्ति को रुधिर दान कर सकता है। किस प्रकार के ओ प्रकार के रुधिर वाला व्यक्ति किसी अचानक संकट में किस प्रकार के रुधिर वाले व्यक्ति को रुधिर दान कर सकता है। तो जो बी प्रकार वाला व्यक्ति है वो ए बी या बी वाले को दान कर सकता है, ठीक है, बी वाला किसे दान कर सकता है, ए बी या बी वाले को। आगे देखेंगे, मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने व भोजन से तृप्ति की अनुभूति कराने के लिए केंद्र स्थित होते हैं। मस्तिष्क में किस भाग में, मनुष्य के किस भाग में भूख लगने व भोजन की तृप्ति यानी कि अनुभूति कराने वाले केंद्र होते हैं। तो किस भाग में केंद्र होते हैं ऐसे, तो ये हाइपोथैलेमस में होते हैं। किस में होते हैं, हाइपोथैलेमस में ऐसे केंद्र होते हैं जो कि भूख लगने का आभास कराते हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 104। चौथा क्वेश्चन देखिए क्या है। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है, मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है वो आपका सेरेब्रम, ठीक है, सेरेब्रम बुद्धि का केंद्र है। अगला क्वेश्चन है आपका, सेरेब्रम किससे संबंधित है, मस्तिष्क से। अभी मैंने बताया मस्तिष्क से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 106 क्या है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है। सबसे बड़ा भाग की बात की जाए तो प्रमस्तिष्क जो है वो सबसे बड़ा भाग है, प्रमस्तिष्क का बड़ा भाग है, ठीक है। 7वां क्वेश्चन देखिए क्या है, मानव शरीर के किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है। मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है। इसका क्या आंसर है, मस्तिष्क कोशिकाएं, ठीक है, मस्तिष्क कोशिकाएं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 108 क्या है, तंत्रिका तंत्र की लघुत्तम संरचना तथा शरीर क्रियात्मक इकाई है। तंत्रिका तंत्र की लघुत्तम संरचनात्मक तथा शरीर क्रियात्मक इकाई कौन सी है, यह है आपकी न्यूरॉन। आईबी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, आईबी 2018 सिक्योरिटी असिस्टेंट। आगे देखिए लिखा नहीं है इस बार, ठीक है, बुक पुरानी है। आगे देखिए 109, क्वेश्चन नंबर 109 है आपका, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, मनुष्य में मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं। मनुष्य में मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं, तो इसका आंसर है आपका 31। कितनी जोड़ी निकलती हैं, 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है, तो इसका आंसर है आपका कशेरुक रज्जु में। कशेरुक रज्जु में प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र स्थित है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। श्वसन की क्रिया संपन्न होती है, श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है, ये होती है माइक्रोकॉन्ड्रिया में। माइक्रोकॉन्ड्रिया में श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, मनुष्य में श्वासोच्छ्वास में बाहर निकाली हुई वायु में O2 की मात्रा कितनी होती है। श्वासोच्छ्वास मतलब ये कि आप सांस लेने के बाद जो सांस बाहर निकालते हैं उसमें O2 की मात्रा कितनी होती है, ठीक है। तो 16% जो है वो उसमें O2 की मात्रा होती है, ठीक है, 16% O2 की मात्रा होती है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 14, तेजी से करेंगे। ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीजन के फलस्वरूप, ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कितने अणु एटीपी का निर्माण होता है। कितने अणु एटीपी का निर्माण होता है, तो 38, ठीक है, 38 अणु एटीपी का निर्माण होता है ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप। अगला क्वेश्चन है आपका 15, मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है। 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस लेता है, ठीक, मनुष्य 16 से 18 बार 1 मिनट में सांस लेता है। अगला क्वेश्चन, भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है। भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है, तो माइक्रोकॉन्ड्रिया में। भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के
माइक्रोकॉन्ड्रिया में होता है। अगला है 17 क्वेश्चन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का CO2 एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को कहते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का CO2 एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को क्या कहते हैं? वायु श्वसन। ठीक है, क्या कहते हैं? वायु श्वसन। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 118 है आपका, हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? CO2 की मात्रा लगभग 4% होती है। ठीक है, हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग 4% होती है। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 119। क्वेश्चन नंबर 119 है आपका, क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? तो इसका आंसर है आपका पायरुविक अम्ल का। क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? पायरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 120। क्वेश्चन नंबर 120 है आपका, अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है। अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है लैक्टिक अम्ल। क्या होता है अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद? लैक्टिक अम्ल होता है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 121। क्वेश्चन नंबर 121 है आपका, मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट कौन सा होता है? मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट कौन सा होता है? यूरिया। ठीक है, मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट होता है यूरिया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 122, स्तनधारी इसमें यूरिया बनाते हैं। स्तनधारी इसमें यूरिया बनाते हैं। किसमें? स्तनधारी किसमें यूरिया बनाते हैं? तो इसका आंसर है आपका यकृत, लीवर में यूरिया बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 123 क्या है, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतरास्त्रावी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर में सबसे छोटी अंतरास्त्रावी ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि सबसे छोटी अंतरास्त्रावी ग्रंथि है। 124 क्वेश्चन देखेंगे। 124 है आपका, मनुष्य में रुधिर क्षमता है। मनुष्य में रुधिर क्षमता है बोमेन संपुट में। ठीक है, बोमेन संपुट में मनुष्य में रुधिर क्षमता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 125 क्या है? क्वेश्चन नंबर 125 है आपका, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो यूरोक्रोम की मौजूदगी के कारण मूत्र का पीला रंग होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 126, गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट है। गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट है नेफ्रॉन। गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट है नेफ्रॉन। अगला है क्वेश्चन नंबर 127, कृत्रिम गुर्दा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? कृत्रिम गुर्दा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका आंसर है आपका डायलिसिस सिद्धांत पर कार्य करता है कृत्रिम गुर्दा। ठीक है, अगला है आपका 128 क्वेश्चन, मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किस में पाई जाती है? मूत्र में। ठीक है, मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा मूत्र में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन क्या है 129, अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? तो इसका जो आंसर है वो है आपका वृक्क। ठीक है, वृक्क। अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? वृक्क को पूरा करने के लिए। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 130 और क्वेश्चन नंबर 131। क्वेश्चन नंबर 130 और क्वेश्चन नंबर 131 देखेंगे, स्वेदन निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण है? स्वेदन निम्नलिखित में से किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो स्वेदन किसके लिए महत्वपूर्ण है? इसका आंसर है आपका स्वेदन शरीर के तापमान के विनियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, शरीर के तापमान के विनियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है आपका, मानव वृक्क अश्मरी में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक है। मानव वृक्क अश्मरी में पाया जाने वाला प्रमुख यौगिक है कैल्शियम ऑक्सलेट। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सलेट। तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था दोस्तों, और टोटल 131 क्वेश्चन मैंने इसमें कराए हैं। बहुत ही अच्छे से करिए इसे, एक बार में ना याद हो, 2 बार में 3 बार में रिवाइज़ करिए। आप कई बार रिवाइज करेंगे तब आपको याद होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, और इस पर अभी ऐसे बहुत सारे लेक्चर्स इंपॉर्टेंट आपको मिलेंगे जो कि आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।